लास्ट क्लास में हमने फ्रिक्शन चैप्टर स्टार्ट किया था, है ना। टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग अलोंग द सरफेस, है ना। कांटेक्ट फोर्स का ये वो कंपोनेंट होता है जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगता है। इट ऑलवेज Yes, sir. अपोजेस रिलेटिव मोशन। सारे पॉइंट्स पता है ना। यस सर। Yes. स्टैटिक फ्रिक्शन का हमने मैग्नीट्यूड निकालना सीखा था। इट इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। तो डायरेक्ट कोई फॉर्मूला वाइज हम आंसर नहीं दे सकते, हमें सिचुएशन के हिसाब से आंसर देना है ना। अगर एक्सटर्नल Yes, sir. फोर्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से कम लग रहा है तो ऑब्जेक्ट स्लाइड नहीं करेगा, और ऑब्जेक्ट स्लाइड नहीं करेगा मतलब रिलेटिव मोशन नहीं करेगा सरफेस टू सरफेस, तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा और इक्विलिब्रियम में रहेगा। इक्विलिब्रियम में रहेगा तो जितना एक्सटर्नल फोर्स है उतना ही फ्रिक्शन लगेगा। सो ये फ्रिक्शन कितना भी लग सकता है, 0 से लेके मैक्सिमम तक। समझ में आया? यस सर। मैक्सिमम निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया आपको, म्यू इंटू एन या फिर म्यू एस इंटू एन। म्यू एस क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ में आया? ये रफनेस Yes, पर sir. डिपेंड करता है, जितनी रफ सरफेस होगी उतना ये कोफिशिएंट ज्यादा हो जाएगा। आया समझ में? फिर हमने देखा था कि अगर ये फोर्स इससे ज्यादा लग जाए तो ऑब्जेक्ट चलने लग जाता है, स्लाइड होने लग जाता है सरफेस के ऊपर, सरफेस के रिस्पेक्ट में मूव होता है रिलेटिवली, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। समझ में आया क्या? Yes, sir. यस सर। तो अब टाइम आ गया काइनेटिक फ्रिक्शन समझने का, कितना लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा और कब लगेगा वो तो समझ में आ गया। समझ में आया? यस सर। काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा तब लगेगा जब रिलेटिव मोशन हो रहा है, मींस स्लाइडिंग हो रही है, और हमेशा उसको अपोज करने के लिए लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन क्या चाहता है? फ्रिक्शन चाहता है रिलेटिव मोशन ना हो। समझ में आया? यस सर। ये कब लगेगा? whenever there is relative motion between the surfaces। रिलेटिव मोशन मतलब स्लाइडिंग हो रही है। between the surfaces to oppose relative motion। समझ में आया? यस Yes, सर। sir. यस सर। है ना। जैसे एक क्वेश्चन में बोलता हूँ, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये इधर जा रहा है, मान लो 5 मीटर पर सेकंड है अभी इसकी स्पीड ग्राउंड के ऊपर। बताओ कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा बताओ? पीछे साइड। पीछे की साइड। क्यों? क्योंकि ये जो पार्टिकल है, इसका पार्टिकल ये 5 से इधर जा रहा है ना, ये पार्टिकल, और ये वाला पार्टिकल यहीं पर ये ग्राउंड तक, और इन दोनों के बीच में क्या था? बॉन्ड था। ये दोनों साथ में रहना चाहते हैं, तो फ्रिक्शन इनको Yes, sir. साथ में रखना चाहता है। तो अब जब ये जैसे ही 5 मीटर पर सेकंड से चलेगा तो ये तो अलग हो जाएगा, तो फ्रिक्शन क्या चाहेगा कि ये इसके साथ रहे। समझ में आया? Yes, sir. सर। तो किधर फ्रिक्शन लगेगा? इस पर पीछे। कौन सा लगेगा? काइनेटिक। अगर ग्राउंड की बात करें तो ग्राउंड पर फिर आगे लगेगा उतना ही। समझ में आया क्या? Yes, sir. यस सर। जितने भी केस देखे स्टैटिक फ्रिक्शन के देख लो या काइनेटिक के देख लो, जैसे इसमें स्टैटिक पीछे लग रहा है ना सर, इस बॉडी पर, ग्राउंड पर आगे लग रहा होगा। समझ में आया क्या? इक्वल एंड अपोजिट होता है। क्या होता है? Yes, sir. इक्वल एंड Equal and अपोजिट होता है। समझ में आया? फील करना है तो इसके नीचे उंगली रख के देखो, जब ये चल रहा है आपको ऐसा लगेगा कि आपकी उंगली को ये आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है। समझ में आया क्या? यहाँ पर Yes, उंगली sir. रख के देखो, यस सर। फील करके देखो, ऐसा लगेगा कि ब्लॉक आपकी फिंगर्स को आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है। कौन सा? ये वाला। समझ में आया? यस Yes, सर। sir. ग्राउंड के ऊपर एक पीस ऑफ पेपर रख दो इनके बीच में, तो पेपर इसके साथ साथ आगे चला जाएगा। समझ में आया क्या? ग्राउंड तो जा नहीं पाता है लेकिन पेपर तो आगे चला जाएगा ना। Yes, sir. तो पेपर आगे गया मतलब वो फ्रिक्शन लगा होगा आगे की तरफ, इट मींस ग्राउंड पे भी आगे की तरफ लग रहा है। समझ में आया क्या? यस सर। तो
तो याद रखो, एक डायरेक्शन आपने निकाल ली तो दूसरी उसके अपोजिट है, बिना सोचे आपको याद रखना है। समझ में आया? Yes, sir. Yes, क्योंकि sir. हर फोर्स की रिएक्शन होती है, एक्शन और रिएक्शन, दो फोर्स हमेशा एक साथ लगते हैं, पेयर में फोर्स लगते हैं, कभी कोई सिंगल फोर्स नहीं लग सकता। आया समझ में? तो मान लो कभी मैंने एक फोर्स दिखाया तो उसका कोई अपोजिट जरूर लग रहा होगा। आया क्या समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, एक ऑब्जेक्ट है जो 5 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है और इस पे फोर्स इधर लग रहा है, लेट से 10 न्यूटन का। इस इंस्टेंट पर अभी कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है और किधर लग रहा है बताओ। ये जा तो इधर है 5 मीटर पर सेकंड से, बट फोर्स लग रहा है अपोजिट। फ्रिक्शन कौन सा लग रहा है और कौन सा किधर लग रहा है? Kinetic जल्दी flux. बताओ। क्या? Kinetic friction. Kinetic. काइनेटिक लग रहा है। स्लाइडिंग हो रही है तो नो डाउट काइनेटिक ही लगेगा। ग्राउंड के ऊपर ये स्लाइड कर रहा है ना 5 से, और किधर लग रहा है, किधर लगेगा? Left. Left. लेफ्ट में ही लगेगा। Left. अरे काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, फोर्स किधर लग रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया क्या? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन राइट में हो रहा है ना, तो फोर्स लेफ्ट में लगेगा इसके ऊपर। वही बात है कि ये पार्टिकल तो आगे जा रहा है ना और ये तो पीछे रह गया इसका साथी, तो फ्रिक्शन किधर लगाएगा? पीछे इस पर, ताकि फ्रिक्शन चाहता है कि ये दोनों साथ में रहे। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो फोर्स की डायरेक्शन से कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी। आया क्या सोच में? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इधर सिर्फ काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा था, उसकी वजह से इसकी स्पीड 0 हो जाती बाद में। समझ में आया? इधर दोनों मिलके इसकी स्पीड 0 कर देंगे, ये भी करेगा और ये भी करेगा। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. है ना? फिर आगे जाके जब ये रुक जाएगा तो इस केस में तो रुक ही जाएगा, फिर कुछ नहीं होगा। इस केस में अगर ये फोर्स कंटिन्यूस लग रहा है और काइनेटिक भी लग रहा है तो ये आगे जाके रुक जाएगा, बट रुकने के बाद ये फ्रिक्शन तो 0 हो जाएगा, बट ये फोर्स इसको अब आगे जाके ऐसे घुमाएगा, इधर लाएगा वापस। समझ में आया क्या? इधर Yes, लाएगा। sir. तो जब ब्लॉक इधर जा रहा होगा तो फिर फ्रिक्शन पीछे लगेगा। समझ में आया? अगर लेफ्ट में जा रहा होगा तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ये याद रखना। ठीक है? Yes, sir. अभी हम डायरेक्शन निकालने में मास्टरी कर रहे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। बाद में मैग्नीट्यूड तो सिंपल होता है। तो अगर मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए फोर्स दिखा भी दूं तो आपको उसको देखना ही नहीं है, फोर्स को। तो समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. आपको सिर्फ पार्टिकल्स किधर जा रहे हैं वो देखना। समझ में आया? जैसे ए इधर, बी इधर। ये मान लो 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है और ये 5 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है ना? तो हमें यहाँ पर भी फ्रिक्शन बताना है और यहाँ पर भी बताना है, और किधर बताना है, किधर लग रहा है ये बताना है। समझ में आया क्या? Yes. Yes. तो पहले तो ए के नीचे बता देते, ए और बी के बीच में, और ये ग्राउंड। चलो तीनों का दिखाएंगे। पहले ग्राउंड और बी के बीच में बता दो। Sir, Ground. 10 towards left side. अरे कितना कितना, ये थोड़ा ना बता सकते कितना लग रहा है। Left. बी पर तो लेफ्ट में लग रहा है, तो ग्राउंड पे राइट में लग रहा होगा। समझ में आया? Yes, sir. क्योंकि बी ग्राउंड पर इधर स्लाइड हो रहा है ना, इसके पार्टिकल ग्राउंड वाले पार्टिकल को पीछे छोड़ते हुए आगे जा रहे हैं, तो फ्रिक्शन लेफ्ट में लगेगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. स्लाइडिंग हो रही है तो कौन सा? काइनेटिक। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. और ए और बी के बीच में Sir, right side. Right. Keeper. किस पर राइट, किस पर राइट? Keeper. ए पर। देखो बी के रिस्पेक्ट में, बी पर बैठकर अगर आप देखोगे तो आपको ए उधर जाते हुए दिख रहा है,
15 से। Yes, sir. समझ में आया क्या? Yes, समझ में sir. आया? Yes, sir. और वो फ्रिक्शन नहीं चाहता कि तू 15 से जा उधर, वो कम करेगा, उसको स्लाइडिंग नहीं होने देगा, तो किधर लगेगा फोर्स? इधर। Right. तो बी पर किधर लग जाएगा? इधर। समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो मैं Fk1 बोल देता हूँ, तो ये भी Fk1, ये Fk2, तो ये Fk2। आया समझ में? Yes, अब sir. मान लो मैं तुम्हें Yes, कंफ्यूज sir. करने के लिए ऐसे बोल देता, इधर भी 10 न्यूटन, इधर भी 10 न्यूटन, उससे कोई फर्क पड़ता क्या अभी इस फिलहाल इस No, केस sir. में? तो No, कुछ फर्क sir. नहीं पड़ता। समझ में आया क्या? है ना? अगर Yes, sir. आप बी के रिस्पेक्ट में ए को देखोगे तो 15 से इधर जा रहा है, इसलिए ए पर राइट में लगेगा और बी पर लेफ्ट में लगेगा। समझ में आया? एक 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 Fk1 बोल देते हैं, एक Fk2 बोल देते हैं। ठीक है, एक और कर देते हैं। सर हाँ बोलो। Fk1 और Fk2 का मैग्नीट्यूड सेम होगा? नहीं, अलग अलग होगा, और वो क्या होगा वो बाद में देखेंगे। सर हम लोग ठीक ऐसा है, बोल सकते हैं कि वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, वो ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है फ्रिक्शन। जैसे सर वो ए में भी देखो 5 मीटर पर सेकंड लेफ्ट की तरफ है, तो फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। चलो फिर देखो, एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं, वही तो दे रहा हूँ आपको, रुको अभी। कंक्लूजन पे आने से पहले समझो टॉपिक को। अपोजिट बोलना है तो ये बोलो रिलेटिव मोशन या रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट। वेलोसिटी के अपोजिट नहीं बोल सकते, समझाया था ना कल वाली क्लास में भी। यस सर। Yes. अब बताओ ए और बी के बीच में किधर लगेगी? Sir, left side. किस पर? B के ऊपर. बी के ऊपर लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड तो ए के ऊपर राइट साइड। बी पर बैठ के देखोगे तो ए कितने से जा रहा है और किधर जा रहा है ये बताओ। Sir, या A B जा रहा है पर 10 आप मीटर पर में सेकंड 15 राइट. से 15 से 5 से. लेफ्ट में कहाँ से जा रहा है? ये राइट में 5 से जा रहा है ना। Yes. अरे 10 में से 5 माइनस करोगे तो 5 ही तो बचेगा। Yes, sir. अभी तक ये भी नहीं आया क्या निकालना? रिलेटिव स्पीड निकालना, रिलेटिव वेलोसिटी निकालना। हाँ, अरे तो इमेजिन करके बता सकते हैं। इस पे बैठ के देखोगे, यहाँ पर बैठो तो ये खुद 5 से जा रहा है, 10 से जा रहा है, तो यहाँ पर बैठो तो ये 5 से आगे जाते हुए दिखेगा। Yes. अरे 10 माइनस 5 करोगे ना, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस Yes, वेलोसिटी ऑफ sir. बी इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। Yes, sir. तो ए पर किधर Yes. लगेगा? बी के रिस्पेक्ट में ए किधर जा 5 रहा है? right. अरे 5 वेलोसिटी है, फोर्स क्यों बोलते हो तुम उसको कि फोर्स भी Right. इतना ही लगेगा? हाँ, राइट में लगेगा। Left. फ्रिक्शन इसको, Left. अरे Left. फ्रिक्शन तो अपोज करता है ना रिलेटिव मोशन को, तो लेफ्ट में लगेगा ना। एक सारे कंसेप्ट ही भूल जाते हो यार। अभी तो समझाया कि फ्रिक्शन क्या चाहता है। क्या चाहता है फ्रिक्शन? ये जो पार्टनर्स हैं इनको साथ में रखें। तो बी के रिस्पेक्ट में ए राइट में जा रहा है, तो फ्रिक्शन चाहता है तू मत जा, तो उसको अपोज करेगा ना वो। समझ में Yes, sir. आया? यस सर। Yes, sir. Sir. तो बी पर किधर लगेगा? बी पर किधर लगेगा? Right. राइट में। तो ऐसा बोल सकते हो क्या कि जिधर वेलोसिटी उसके अपोजिट लगेगा, उसके हिसाब से तो बी पर भी लेफ्ट में ही लगना था। समझ में आया क्या? Yes, Yes. sir. यस अरे फ्रिक्शन दोनों को साथ में रखना चाहता है, तो वो क्या करेगा? इसकी स्पीड को कम करने के लिए पीछे लगेगा, और जिसकी कम है उसको बढ़ाने के लिए आगे लगेगा। समझ में Yes. आया क्या? Yes, sir. हाँ, तभी तो साथ में आएंगे दोनों। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, और ग्राउंड पर ग्राउंड वाला फ्रिक्शन Right. Right. किसके राइट पे? राइट किसके? बी के। बी पर लगेगा राइट। B पर. अरे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में किधर जा रहा है? बी पर Left. ग्राउंड के Ground. रिस्पेक्ट में
तो लेफ्ट लगेगा ना ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो बी आगे जा रहा है ना, तो ग्राउंड फ्रिक्शन चाहता है कि ग्राउंड पर ही रहे, वो आगे ना जाए, ये दोनों पार्टिकल को साथ में रखना चाहता है। ये तो इधर जा रहा है, ये देखो ना 5 से जा रहा है ना ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो Yes, sir. हाँ, तो राइट में क्यों लग जाएगा और स्पीड बढ़ा देगा क्या उसकी फ्रिक्शन, सर ग्राउंड ग्राउंड पे के राइट रिस्पेक्ट में कम करेगा ना। समझ में आया? तो ग्राउंड पर राइट में आया समझ में? यस सर। लिखो ये एक पेपर है, उसका टॉप व्यू है, हम टॉप से देख रहे हैं इसको, समझ में आया क्या? यस सर। और इस पर एक ब्लॉक, ये ब्लॉक तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऐसे जा रहा है, पेपर के नीचे ग्राउंड है, तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप, ये है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ये जो पेपर है ये भी मूव कर रहा है नीचे, इसके नीचे स्लाइड हो रहा है, मतलब वेलोसिटी ऑफ पेपर है 2i कैप माइनस 3j कैप। हमसे पूछा फाइंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक। क्या बताना है? डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक। बताओ किधर लगेगी फ्रिक्शन, कौन सी लगेगी, किधर लगेगी? क्या इधर लगेगी? Yes, sir. क्यों Yes. फ्रिक्शन इसको ग्राउंड लगा रहा है क्या? ये ग्राउंड पे चल रहा है क्या? सर हेलो हाँ बोलो बोलो। सर, वहाँ नहीं जाएगी सर। एक मिनट सर, सर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट साइड जाएगी। नॉर्थ वेस्ट हाँ सर। मतलब इधर? हाँ देखते हैं, देखो देखो जिनको लग रहा है कि ये इधर जा रहा है नॉर्थ में, सर साउथ में। साउथ सही है, साउथ सही है। सबसे पहले तो जिनको ये लग रहा है कि सर ये इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन इधर लगना चाहिए, बट वो इधर जा रहा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और फ्रिक्शन ग्राउंड थोड़ा ना लगा रहा है। अगर ये ब्लॉक ग्राउंड पर चलता है इधर, तो पक्का फिर इधर ही लगता है फ्रिक्शन। ये पेपर पे चल रहा है, तो इस पे फ्रिक्शन कौन लगा रहा है ब्लॉक पर, ग्राउंड या पेपर? पेपर। पेपर लगा रहा है। तो पेपर के रिस्पेक्ट में क्या ये इतने से चल रहा है क्या? नहीं, वो हमें निकालना पड़ेगा ना, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू पेपर, वो होगा वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक माइनस वेलोसिटी ऑफ पेपर। समझ में आया क्या? यस सर। 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2i कैप माइनस माइनस प्लस 3j कैप, ये माइनस करेंगे तो आंसर क्या आया? 6j कैप। मतलब पेपर के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक 6 से नॉर्थ में जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू पेपर।
ये पेपर पे बैठ के देखोगे तो आप ये पेपर के परपेंडिकुलर जाते हुए दिख रहा है आपको। समझ में आया क्या? इस डायरेक्शन में समझ में आया क्या? तो बताओ फ्रिक्शन sir. किधर लगेगा? माइनस टेकर फ्रिक्शन इधर लगेगा ना, काइनेटिक। Yes, समझ sir. में आया क्या? साउथ में आया समझ में? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसे निकालना है। कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं इन सब क्वेश्चन से। ये नहीं है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इनसे कंसेप्ट क्लियर होते हैं ताकि जो क्वेश्चन आते हैं वो हम अच्छे से कर पाए विदाउट एनी मिस्टेक। समझ में आया कि हमने डायरेक्शन निकालने सीख लिए। अब तो काइनेटिक फ्रिक्शन की किसके अपोजिट होती है? रिलेटिव मोशन के। तो हमने रिलेटिव वेलोसिटी तो निकाली, रिलेटिव मोशन ही तो फाइंड आउट किया पेपर के रिस्पेक्ट में ब्लॉक का, उसके अपोजिट हमने बता दिया। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया? वेट, तो डायरेक्शन निकालना आ गया। और कब लगता है ये समझ में आने लग गया? काइनेटिक फ्रिक्शन व्हेनेवर देयर इज रिलेटिव मोशन, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है जब भी स्लाइडिंग होती है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। और अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन या अपोजिट टू द स्लाइडिंग ये लगता है। समझ में आया? Yes, sir. देन अब हम देखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। सबसे पहली बात तो ये सेल्फ एडजस्टिंग नहीं होता है, ये लगता ही तब है जब ऑब्जेक्ट चलने लग जाए। और एक बार ऑब्जेक्ट चलने लग गया उसके बाद ये कांस्टेंट अमाउंट में लगता है। समझ में आया क्या? यस सर। ये तब लगता है जब चलने नहीं लग जाए, जब ऑब्जेक्ट रिलेटिवली स्लाइड करता है। समझ में आया? सबसे पहली बात, इट इज नॉट सेल्फ एडजस्टिंग। ये तो चाहे पार्टिकल को आप फोर्स ज्यादा लगा दो चलते चलते, इसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी। समझ में आया? अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। ये भी दो फैक्टर पे ही डिपेंड करता है। एक तो सरफेस की रफनेस पर, उसका कोफिशिएंट ये है, वो ये फैक्टर है। और एक नॉर्मल मतलब कितना दोनों सरफेस एक दूसरे को कंप्रेस कर रही है, प्रेस कर रही है। समझ में आया? यस सो हमने इससे पहले वाला जो फॉर्मूला देखा था, एफ एस मैक्स म्यू एस इंटू एन, ये देखा था ना। इससे हम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा है वो नहीं निकालते थे, इससे हम ये निकालते थे कि लिमिट कितनी है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। समझ में आया? यस इससे हम ये चेक करते थे कि कौन से टाइप का फ्रिक्शन लगने वाला है या ऑब्जेक्ट चलने वाला है। नहीं, अगर फोर्स इससे बड़ा है तो ऑब्जेक्ट स्लाइड होता है, उसके बाद फिर ये फ्रिक्शन लगता है। तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। समझ में आया? Yes, समझ sir. में? Yes, sir. यस। Can you explain again? हमने लास्ट क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था, इससे हम क्या चेक करते हैं कि लिमिट कितनी है फ्रिक्शन की। समझ में आया? अगर इस sir. लिमिट से ज्यादा अगर फोर्स लग रहा है तो ऑब्जेक्ट स्लाइड होता है, स्लाइड होता है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। फिर हम ये वाला फॉर्मूला लगा के बताएंगे कि कितना लगेगा। समझ में आया? ठीक है। सो हियर व्हाट इज म्यू के? म्यू के इज कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना, डिपेंड्स अपॉन रफनेस। अब देखो, किसी भी सरफेस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट चलेगा या नहीं चलेगा, उसके लिए हम लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालते हैं, वो इस फॉर्मूले से निकालते हैं। और अगर चल जाए तो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन निकालते हैं, वो इस फॉर्मूले से निकालते हैं। समझ में आया क्या? एंड इन जनरल म्यू के जो होता है वो म्यू एस से थोड़ा कम होता है ना। म्यू के जो होता है वो इन जनरल म्यू एस से क्या होता है, थोड़ा कम होता है। आपने देखा होगा किसी ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए हमें कम से कम इतना फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा।
समझ में आया क्या? Yes, sir. फिर जैसे आपने इससे हल्का सा भी ज्यादा लगा दिया तो एक बार ऑब्जेक्ट चल जाए फिर उसको चलाए रखने के लिए उतना फोर्स नहीं लगाना पड़ता, ऐसा आपने फील किया है क्या? Yes, sir. Yes, sir. जैसे मान लो चलाने के लिए आपको 10 न्यूटन का फोर्स चाहिए, बट जैसे चलने लग गया तो क्योंकि म्यू के की वैल्यू कम है तो हो सकता है फिर 8 न्यूटन पे भी आप 8 न्यूटन फोर्स लगा के भी आप उसको चला सकते हो। ऐसा फील भी क्या होगा आपने, एक ऑब्जेक्ट को जस्ट मूव कराने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, फिर एक बार वो चलने लग जाए उसके बाद कम फोर्स लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि चलने के बाद काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है वो थोड़ा कम होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, इसमें inertia भी involved है? नो, इनर्शिया वगैरह कोई इन्वॉल्व नहीं है। वो तो अगर कोई ऑब्जेक्ट, इनर्शिया का क्या मतलब होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहना चाहता है, मोशन में तो मोशन में रहना चाहता है। आप फोर्स लगाना बंद कर दो रुक जाएगा। अगर इनर्शिया इन्वॉल्व होता तो रुकता नहीं ना। समझ Yes, में sir. आया क्या? Yes, sir. क्यों रुक जाएगा? क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन रोक देगा उसको। तो आपको चलाना है तो फोर्स लगाना ही पड़ेगा। तो क्यों लगाना पड़ेगा? बिकॉज ऑफ दिस काइनेटिक फ्रिक्शन, नॉट बिकॉज ऑफ द इनर्शिया। समझ में आया? Yes, sir. वरना ये उसको रोक देगा। तो कितना लगाना पड़ेगा? कम से कम जितना काइनेटिक फ्रिक्शन है। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. sir. ये ऑब्जेक्ट इधर 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, म्यू के की वैल्यू गिवन है 0.4। बताओ काइनेटिक फ्रिक्शन किधर और कितना लगेगा? हमसे पूछा फाइंड एफ के। कितना लगेगा? म्यू के इंटू एन। म्यू के कितना है? 0.4 इंटू एन कितना है? 20। 8 न्यूटन। 8 न्यूटन पीछे लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। आप तो ये भी बता सकते हो कि ये कितनी देर में रुकेगा, बता सकते हो क्या? कितनी देर में रुक जाएगा बता सकते हो? या कितना चल के रुक जाएगा ये सब बता सकते हैं हम। कितना है चलते रुकने तक, ये कितना चलेगा? एक्सेलरेशन निकाल लो। एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन मास। इस पर एक ही फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन। कितना लग रहा है? -8 न्यूटन। नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है ना, क्योंकि अपॉन 2। Yes, sir. तो कितना आएगा? -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आएगा। तो 1 सेकंड में रुक जाएगा ये तो। 4 से 0 होने में 1 सेकंड लगेगा। समझ में आया? Yes, sir. सो v0 कितनी देर में हो जाएगी? 1 सेकंड में। और कितना चलेगा 1 सेकंड में? v² - u² = 2as। इससे निकाल लो। समझ में आया? a की वैल्यू पता ही है आपको, v पता है, u पता है, as भी निकल जाएगा। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. लिखो। अगर कोई फ्रिक्शन नहीं लगता तो ये हमेशा चलता रहता। मान लो सरफेस और रफ होती, मान लो म्यू के की वैल्यू 0.5 होती तो फ्रिक्शन लगता 10 न्यूटन का काइनेटिक। समझ में आया? 0.5 इंटू Yes, 10। sir. तो एक्सेलेरेशन फिर कितना आता? 5 का आता। आया समझ में? 10/2 -5। तो 1 सेकंड से भी जल्दी रुक जाता फिर तो ये। आया क्या समझ में? Yes, sir. यहाँ पे लिख लेना फॉर सेम सरफेस, फॉर सेम पेयर ऑफ सरफेसेस। हमने इस ब्लॉक की बात की थी ना, ब्लॉक और ग्राउंड की। तो एक ही पेयर ऑफ सरफेसेस में जनरली म्यू एस म्यू के से कम ज्यादा होता है थोड़ा सा। जनरली क्या होता है, एक बार चल गया तो बॉन्ड तो ब्रेक हो गए ना। समझ में आया क्या? कोई ऑब्जेक्ट सरफेस पे रखा हुआ है, बॉन्ड्स वगैरह बने हुए हैं, फोर्स ऑफ अडेशन लग रहा है। समझ में आया? आपने एक Yes, बार sir. उसको मूव करा दिया तो बॉन्ड तो ब्रेक हो गए, अब उतना फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता है थोड़ा सा। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
अब एक ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बिटवीन फ्रिक्शन एंड फोर्स अप्लाइड। एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे हैं ना किसी ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए, तो फ्रिक्शन भी लगेगा साथ साथ, है ना। जैसे मान लो कि ये एक ब्लॉक है, इसको ग्राउंड पे रखा हुआ है, इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ और उस फोर्स को मैं इंक्रीज करते जा रहा हूँ इसको चलाने के लिए, है ना। तो इस पे पीछे फ्रिक्शन भी इंक्रीज होता जाएगा। समझ में आया क्या? स्टार्टिंग में स्टैटिक लगेगा, फिर इंक्रीज होते 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 मैक्सिमम हो जाएगा, फिर उससे भी ज्यादा अगर मैं फोर्स लगा दूं तो फिर लेटर ऑन काइनेटिक लगेगा, चलने लग जाएगा ये। समझ में आया क्या? Yes, sir. है ना। मैं फोर्स बढ़ाते जाऊंगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ते जाएगा, है ना। सरफेस का मान लो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है म्यू एस और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है म्यू के। सो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये जस्ट बिगिन टू स्लाइड हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब ये फोर्स हो जाएगा एफ एस मैक्स के इक्वल। समझ में आया क्या? Yes, sir. फ्रिक्शन भी एफ एस मैक्स हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। कितना होता है मैक्सिमम? म्यू एस इंटू एन। समझ में आया? Yes, तो इस sir. कंडीशन को क्या बोलते हैं? जस्ट बिगिन टू स्लाइड। एंड अगर फोर्स और बढ़ाया मैंने, फोर्स मैंने इसके बाद भी और बढ़ाया, तो अब क्या होगा बताओ? ये स्लाइड होने लग जाएगा। Kinetic friction. ठीक है, तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? फिर लगेगा काइनेटिक। देखो जब स्टैटिक लग रहा था तो कांस्टेंट नहीं लग रहा था, वो तो बढ़ते जा रहा था। बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। मैं फोर्स को बढ़ाऊं तो बढ़ जाएगा, फोर्स को कम करूं तो कम हो जाएगा। बट काइनेटिक फ्रिक्शन ये तो फिक्स लगेगा, ये सेल्फ एडजस्टिंग नहीं है। ये कितना लगेगा? म्यू के इंटू एन। आप फोर्स को कितना ही बढ़ाते जाओ ये उतना ही लगेगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes. तो Sir. यही हमने जो अभी किया है उसको ग्राफ में दिखाना है बस। वो सिंपल ग्राफ है। इस एक्सिस पे मैं फ्रिक्शन दिखाऊंगा, इस एक्सिस पे मैं फोर्स दिखाऊंगा। ठीक है, जीरो से मैंने फोर्स को शुरू किया, फ्रिक्शन भी जीरो से शुरू होगा। और स्टार्टिंग में जब तक ऑब्जेक्ट स्लाइड नहीं होगा तब तक फोर्स और फ्रिक्शन इक्वल लगेंगे, तो 45 डिग्री पे लाइन बनेगी। समझ में आया क्या? समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. मान लो इसका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ तक एफ एस मैक्स, और आपने फोर्स भी उतना लगा दिया। अभी जस्ट बिगिन टू स्लाइड वाली कंडीशन में आ गया। अब आप फोर्स इसके भी आगे बढ़ा रहे हो तो फ्रिक्शन तो आगे बढ़ेगा नहीं, वो तो यहीं तक ही रहेगा। उसके बाद क्या होगा? एकदम से ऑब्जेक्ट चलेगा और एकदम से फ्रिक्शन कम होगा थोड़ा सा। समझ में आया क्या? Yes, sir. और उसके बाद फिर कांस्टेंट हो जाएगा, सर कम कैसे होगा? क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता है ना मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से। बोला ना चलने के बाद फ्रिक्शन कम लगता है। आया समझ में? यस सर। देखो ये वाली वैल्यू तो कितनी है? ये वाली तो वैल्यू तो है म्यू एस इंटू एन, और ये वाली वैल्यू कितनी है? म्यू के इंटू एन। काइनेटिक है ना ये। समझ में आया? यस सर। ये वाली वैल्यू कम होगी कंपेयर टू ये वाली वैल्यू के। आया क्या समझ में? Yes, sir. ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन करते हैं। एक ऑब्जेक्ट है 5 किलोग्राम का, वो रेस्ट पर है, उस पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ। म्यू एस की वैल्यू गिवन है 0.6, म्यू के की वैल्यू गिवन है 0.4। हमसे पूछा है
चलो इसको नेक्स्ट पेज में करेंगे। हमसे पूछा है फाइंड फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन इफ। अब मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में फोर्स लगाते जा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने लगाया 10 न्यूटन, फिर मैंने और बढ़ाया, मैंने लगाया 25 न्यूटन, फिर मैंने और बढ़ाया, मैंने लगाया 30 न्यूटन, फिर मैंने और बढ़ाया, मैंने लगाया 35 न्यूटन। अब मैंने कम कर दिया, मैंने लगाया 25 न्यूटन। समझ में आया क्या? ये सारे केसेस में मुझे फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन बताना है, पहले लिख लो। देखो इधर, फर्स्ट केस में देखो, सबसे पहले तो एफ एस मैक्स निकालो। एफ एस मैक्स कितना आएगा? म्यू एस इंटू एन फॉर्मूला होता है, कितना आया सबका? म्यू एस कितना है? 0.6 इंटू एन कितना है? कितना एन? हाँ 50। नॉर्मल कितना है? एवरीडी बना के दिखाऊं क्या? नीचे एम जी लग रहा है 50, ऊपर नॉर्मल लग रहा है, तो 50 के इक्वल आएगा ना। तो कितना आया? 30 न्यूटन। काइनेटिक भी निकाल लो अगर काइनेटिक की जरूरत पड़े तो, म्यू के इंटू एन वो भी निकाल के रख लो। तो 0.4 इंटू एन 50 मतलब कितना? 20 न्यूटन। समझ में आया क्या? यस सर। फर्स्ट केस में तो फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, तो चलेगा ही नहीं 30 से कम में तो। यस सर। समझ में आया क्या? यहीं पे लिखते जाऊं साइड में आंसर। तो फर्स्ट केस में तो एक्सेलरेशन आएगा 0 और फ्रिक्शन आएगा स्टैटिक, वो भी 10 न्यूटन ही आएगा जितना लग रहा है। समझ में आया? Yes. आया समझ में? फिर मैंने 25 कर दिया, 30 इसको चलाना है तो कम से कम 30 से ज्यादा ही लगाना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन अब भी आएगा 0 और फ्रिक्शन हो जाएगा स्टैटिक, वो कितना जितना बाहर का फोर्स लग रहा है 25। क्योंकि रेस्ट पर ही है अभी भी, 30 न्यूटन पे भी रेस्ट पर ही रहेगा। और फ्रिक्शन हो जाएगा 30 न्यूटन स्टैटिक, मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल लग रहा है यहाँ पर। जस्ट बिगिन टू स्लाइड है। समझ में आया? अब मैंने फोर्स और बढ़ाया। समझ में आया? फोर्थ केस का डायग्राम बनाता हूँ। मैंने फोर्स और बढ़ाया, कितना लगा दिया मैंने फोर्स? 35 न्यूटन। तो अब ये 30 से ज्यादा लगते ही चलेगा, चलेगा तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? Kinetic. कितना लगेगा? 20 न्यूटन। 20 तो न्यूटन। एक्सेलरेशन कितना आएगा? 35 माइनस 20 अपॉन 5 मास से 5, कितना आएगा एक्सेलरेशन? 3 मीटर। समझ में आया? फिफ्थ केस, अब मैंने फोर्स को, ये चल ही रहा है और मैंने फोर्स को कम कर दिया, मुझे लगा इतनी जरूरत नहीं है फोर्स लगाने की, मैंने क्या कर दिया? 25 न्यूटन कर दिया। तो अभी भी चल रहा है, रुका थोड़ा है, चल रहा है तो लग तो काइनेटिक ही रहा है ना। कितना लग रहा है? 20। ये कब रुकेगा? जब आप 20 से कम कर दोगे। समझ में आया क्या? यस सर। ये तो चल ही रहा है ना, रुका थोड़ा है। रुकने के बाद 25 लगाओगे तो नहीं चलेगा, रुकने के बाद आपको 30 से ज्यादा लगाना पड़ेगा। बट चलने के बाद आपको 20 से ज्यादा लगाना पड़ेगा। समझ में आया क्या? यस Yes, sir. हुए कंसेप्ट क्लियर? तो Yes, एक्सेलरेशन sir. कितना? सर। 1 1 meter. वाला है। अब आप ये फोर्स 20 से ज्यादा कितना भी लगाओ ये इतना ही लगेगा। समझ में आया? जब तक चल रहा है। इस क्वेश्चन में अभी तक हमने जितना भी सीखा है दोनों लेक्चर में, वो सारे कंसेप्ट काम में आ जाएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? डायरेक्शन निकालने का इसमें ज्यादा नहीं था, डायरेक्शन सिंपल है इसमें, बट मैग्नीट्यूड निकालना इसमें आ गया इस क्वेश्चन में। आया कि नहीं आया? Yes. Yes, sir.
फाइंड फ्रिक्शन, ये क्वेश्चन सोल्व करो और फ्रिक्शन फाइंड करो। नॉर्मल कितना आया? एफएस मैक्स निकाल लिया? नॉर्मल Yes, कितना आया? 50 Newton, हाँ 50. 50, नॉर्मल 50 है, यही सिखाया क्या मैंने एनएलएम में? 250, 20, नॉर्मल 25, 250 है। हाँ 25. Hello. नॉर्मल 25 है। अरे इनके कंपोनेंट लो ना सबके, फोर्स, सारे फोर्स के। डायरेक्ट नॉर्मल थोड़ा ना बोल सकते हैं। ये 10 का एफबीडी बनाओ, इसकी 10 का ये कंपोनेंट कितना आएगा? सर 76, 8, 8। ये कितना आएगा? 6, ये कितना आएगा? 20, ये कितना आएगा? 20, नीचे कितना लग रहा है? 50. और ये नॉर्मल ऊपर लग रहा है। Normal. तो तुम डायरेक्ट नॉर्मल को 50 के इक्वल क्यों कर देते हो? सिखाया तो था एनएलएम में भी ऐसे क्वेश्चन, स्टार्टिंग ही हमने यहीं से की थी। अरे ये रेस्ट पर है ना 5 kg का ब्लॉक, तो टोटल मतलब रेस्ट पर क्या मतलब, वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है ना ऊपर जा रहा है ना नीचे, ये तो इधर जाएगा। तो ये अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स इक्वल होंगे, तो क्या लिखोगे? n + 6 = 50 + 20। तो n कितना आया? 64 न्यूटन। समझ में आया क्या? Yes, sir. अरे अब इतना बेसिक तो आ जाना चाहिए ना तुम्हें कि इसको डायरेक्ट सोल्व नहीं करना है, इसको ऐसे फोर्स कंपोनेंट लेके फिर देखना है। एक्सेलेरेशन निकालना भी तो ऐसे सिखाया था मैंने तुम्हें एनएलएम वाले चैप्टर में। तो एफएस मैक्स कितना आएगा? 32. म्यू एस कितना है? 0.5 × 64 कितना आएगा? 32 न्यूटन। अब चेक करो 32 न्यूटन से ज्यादा लग रहा है या कम लग रहा है? तो इस पर कितना फोर्स लग रहा है? देखो नॉर्मल ऊपर लग रहा है और टोटल नीचे 64 लग रहा है, और राइट में ये 20 + 8, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो 28 इधर लग रहा है। समझ में आया क्या? और फ्रिक्शन पीछे लगेगा। आया समझ में? Yes. Yes. बताओ ये ब्लॉक चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे 28 Sir, न्यूटन का thank you. फोर्स Oh, sir. इससे कम है ना। Thank you. नहीं 32 मिनिमम, 32 से ज्यादा लगना चाहिए, तो कम लग रहा है। नहीं चल. समझ में आया क्या? Yes, sir. ये नहीं चलेगा तो फ्रिक्शन भी कितना लगेगा? 28 ही लगेगा। आंसर है 28. इसका 28 न्यूटन। और एक्सेलेरेशन पूछा जाए तो एक्सेलेरेशन है 0। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. लिखो। कि एक ब्लॉक रखा हुआ है एम मास का, मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं इसको मूव कराने के लिए। फ्रिक्शन है नीचे, या तो आप पुल करो, पुल करने के लिए हम ऐसे फोर्स लगाते हैं, या फिर पुश करो, पुश करने के लिए हम ऐसे फोर्स लगाते हैं। समझ में आया क्या? ये पुल का एग्जांपल है और ये पुश का एग्जांपल। आप कौन सा प्रीफर करोगे? दोनों में से एक चूज करना है कि दोनों में से कोई भी करो, पुश सेम वाला फोर्स प्रेफर लगाना। करेंगे. पुश वाला। Pull. हाँ पुश Push. वाला एंगल प्रेफर सेम करें. है, थीटा सेम है सर।
थीटा सेम ले लो, वो आपकी चॉइस है थीटा क्या रखना है, आपको सेम रखना है तो सेम रख लो, बस ये है कि आपको कम से कम फोर्स लगाना है। समझ में आया क्या? हाँ बोलो, पुल करोगे या पुश करोगे इसको मूव कराने के लिए? सेम। पुश करेंगे। पुश करने से क्या फायदा है? सब पुश करने से जरा पावर, मतलब जो पुल में पावर लगती है Gravity. मतलब अपनी जो ये होती है वो कम हो जाती है, तो पुश करने से वजह से वो पावर कम लगेगी और इजीली हो जाएगा मूव। कौन सी पावर? जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो? पुल करने में ग्रेविटेशनल फोर्स सब पुल करने में ग्रेविटी जाती है ना, तो वो पुश करने के बाद ग्रेविटी मतलब इतना नहीं लगेगा और हम लोग कर सकते सर पुल करने के टाइम नॉर्मल का कंपोनेंट ज्यादा होगा। अरे इसको उठाना नहीं है हमें, जो तुम ग्रेविटी का सोच रहे हो, लिफ्ट नहीं करना है, इसको मूव करना है। तो मूव करने में ग्रेविटी नहीं रोकेगी, ओनली फ्रिक्शन रोकेगा, ओनली फ्रिक्शन अपोज करेगा। पुल करने में क्या फायदा है? सर नॉर्मल जो है वो कम हो जाएगा तो फ्रिक्शन कम लगेगा। वेरी गुड। यहाँ पर अपोज सिर्फ फ्रिक्शन कर रहा है, ये इसको हमें इधर लेके जाना है तो कौन करेगा अपोज? फ्रिक्शन। इसको भी इधर लेके जाना है तो कौन करेगा? फ्रिक्शन। समझ में आया क्या? पुल करने में नॉर्मल कम हो जाएगा, क्यों कम हो जाएगा? इधर देखो, ये कंपोनेंट आएगा एफ कोस थीटा जो इसको चलाएगा, और ये कंपोनेंट आएगा एफ साइन थीटा, नीचे एम जी, ऊपर नॉर्मल, तो एन प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी होगा। तो एन क्या हो जाएगा? एम जी से भी कम हो गया ना? यस सर। समझ में आया? नॉर्मल कम हो गया, इसको मैं बोल देता हूँ एन वन। इस केस में देखो, ये कंपोनेंट आएगा एफ कोस थीटा, ये कंपोनेंट आएगा एफ साइन थीटा, नीचे एम जी लग रहा है, ऊपर नॉर्मल लग रहा है, मान लो एन टू। तो इस केस में एन टू इज इक्वल टू क्या बनेगा? एम जी भी नीचे लग रहा है, एफ साइन थीटा, टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। तो इस केस में एन टू ज्यादा आ रहा है कि कौन से में नॉर्मल कम हो गया? फर्स्ट केस में नॉर्मल कम है ना? तो इसमें एफ एस मैक्स क्या होगा? वो होगा म्यू एस इंटू एन वन। इसका मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा इस केस में? म्यू एस इंटू एन टू। तो इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिट बढ़ गई ना? समझ में आया क्या? यस सर। तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा चलाने के लिए, पुश करोगे तो। इसमें तो लिमिट कम हो गई, तो इसमें अगर फ्रिक्शन की लिमिट ही कम है, मान लो इस केस में फ्रिक्शन की लिमिट है 10 न्यूटन और इसमें 20 न्यूटन, तो इसमें तो आप 11 न्यूटन में चला दोगे, बट इसमें चलाना है तो 20 से ज्यादा लगाना पड़ेगा। समझ में आया क्या? पुश करोगे तो। आया क्या समझ में? Yes, sir. यस सर। तो इट इज ऑलवेज easier to pull compared to push। समझ में आया? क्योंकि पुश में आप दबा रहे हो, एक तरह से पुश कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? इस ब्लॉक को ग्राउंड पे दबा रहे हो, दबाने से तो फ्रिक्शन को और सपोर्ट मिलेगा, फ्रिक्शन और ज्यादा लगेगा, और ज्यादा बॉन्ड बन जाएंगे। समझ में आया क्या? हाँ। पुल करने में क्या होगा? Yes. आप थोड़ा सा इसको लिफ्ट कर रहे हो, हल्का सा, यहाँ पर आप कंप्रेशन कम कर रहे हो सरफेसेस के बीच में, इसलिए फ्रिक्शन कम लगेगा इस केस में। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. लिखो इसको। हमें ये तो पता लग गया कि पुल करने में मिनिमम फोर्स लगेगा, है ना? अगेन उसी टाइप का क्वेश्चन है। एक ब्लॉक है एम मास का, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन गिवन है म्यू एस, ये गिवन है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन गिवन है म्यू के इक्वल, म्यू एस इक्वल टू म्यू। ठीक है, हम फोर्स लगा रहे हैं एफ, वही निकालना है हमें एट एंगल थीटा। ये एंगल फिक्स है, इस थीटा एंगल पर ये फोर्स हम लगा रहे हैं। हमसे पूछा है इस फोर्स की मिनिमम वैल्यू, फाइंड एफ मिनिमम such that block of mass m is just begin to slide
हमें फोर्स की मिनिमम वैल्यू बतानी है कि फोर्स ऑफ मास एम क्या हो, जस्ट बिगिन टू स्लाइड हो। समझ में आया क्या? तो सबसे पहले तो नॉर्मल निकालते हैं हम। नॉर्मल कैसे निकालेंगे? नॉर्मल क्यों निकालेंगे सबसे पहले? क्योंकि हमें एफ एस मैक्स निकालना है। एफएस समझ में आया? निकालना है, एफबीडी से निकालेंगे। हाँ, तो नॉर्मल निकालेंगे एफबीडी से। इसके कंपोनेंट लो, ये आएगा एफ कोस थीटा। कभी भी नॉर्मल डायरेक्ट एमजी के इक्वल नहीं बोलना है। एफबीडी बनाओ और पता लगाओ, ये आएगा एफ साइन थीटा। नीचे लग रहा है एमजी, ऊपर लग रहा है नॉर्मल। समझ में आया? तो नॉर्मल बताओ कितना होगा? एन प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एमजी। तो एम नॉर्मल कितना होगा? एमजी माइनस एफ साइन थीटा। समझ में आया? यस सर। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है इस सरफेस पर? एफ एस मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू एस इंटू एन। म्यू एस की वैल्यू म्यू इंटू एन की वैल्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। समझ में आया? यस सर। तो अगर हमसे क्या पूछा है? फाइंड मिनिमम फोर्स सो दैट एम मास इज जस्ट बिगिन टू स्लाइड। जस्ट बिगिन टू स्लाइड कब होता है? जब फोर्स, ये वाला फोर्स, इसको स्लाइड इस तरफ कर रहे हैं ना, तो ये वाला फोर्स कम से कम किसके इक्वल हो जाए? एफ एस मैक्स के। एफएस मैक्स। समझ में आया? हाँ। हाँ। सो फॉर जस्ट बिगिन टू स्लाइड, ये जो एफ कोस थीटा वाला कंपोनेंट है, ये एफ एस मैक्स के इक्वल हो जाना चाहिए। समझ में आया? तो एफ कोस थीटा इज इक्वल टू एफ एस मैक्स कितना है? म्यू इंटू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा। इसको इधर ले जाते हैं तो एफ कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी। तो एफ की वैल्यू आ जाएगी, ये मिनिमम फोर्स है, म्यू एम जी अपॉन कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। समझ में आया क्या? आया समझ में? या आंसर? अभी देखो, ये हम अभी क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन में इसमें पूछने वाला हूँ। जो क्वेश्चन है वो तो पूरा हो गया। हमें बोला था इस थीटा एंगल पर ही फोर्स लगाना है आपको। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या बोला था? कि ये एंगल फोर्स जो लग रहा है, आप चाहे ज्यादा लगाओ या कम लगाओ, एंगल इतना ही रखना है। थीटा कांस्टेंट था इस क्वेश्चन में। समझ में आया? यस सर। ठीक है। सो हमसे क्या पूछा? फाइंड एफ मिनिमम सच दैट ब्लॉक ऑफ मास एम इज, तो हमने थीटा को कांस्टेंट रखा और आंसर ये आ गया। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप इस एंगल को चेंज कर सकते हो। हमारा एम क्या है? इसको कम से कम फोर्स में चलाना है। समझ में आया? यस सर। इसको कम से कम फोर्स में चलाना है। तो ये जो मिनिमम फोर्स है, इस एंगल पे भी तो डिपेंड कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस सर। कर रहा है ना? तो कम से कम फोर्स में चलाना है, तो हम क्या करेंगे? एंगल को चेंज। हमें पता है कि पुल करने से कम फोर्स लगता है, पुल करना इजी होता है। तो मैंने कभी 30 डिग्री पे पुल करके देखा, कभी 45 पे पुल करके देखा, कभी 60 पे पुल करके देखा। सब में अलग अलग फोर्स लगाना पड़ रहा है इसको चलाने के लिए, जस्ट बिगिन टू स्लाइड के लिए। तो कोई एक ऐसा एंगल होगा जिस पर कम से कम फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ में आया? यस सर। यस सर। तो वो एंगल ही मुझे बताना है, और इसको चलाने के लिए मिनिमम फोर्स, ये मिनिमम फोर्स अभी जो आया वो इस एंगल थीटा पर आया है। ये लाइन बात ध्यान से सुनो। किसी और एंगल पर लगाओगे तो हो सकता है इससे भी कम फोर्स आ जाए। समझ में आया? यस सर। आया क्या समझ में? दिस इज द, लिख देता हूं मैं, मिनिमम फोर्स ऑफ एफ फॉर एनी फिक्स्ड एंगल थीटा। समझ में आया? यस सर। हो सकता है आपने ये मान लो थीटा 30 डिग्री, तो यहाँ 30 डिग्री पुट करो, फोर्स की आ जाएगी मिनिमम वैल्यू कि इतने फोर्स पर तो चली जस्ट बिगिन टू स्लाइड होगा। इससे ज्यादा लगाओगे तो चलने लग जाएगा, इससे कम लगाओगे तो नहीं चलेगा। हो सकता है 30 की जगह 45 कर दो, हो सकता है इस फोर्स की वैल्यू और कम हो जाए। समझ में आया? आया समझ में? तो यस हमसे सर। क्या पूछा है? हमसे पूछा है
minimum value of force to move the object angle at any angle समझ में आया? तो हमें पता है एंगल पे डिपेंड करता है, तो अगर हमें इसको मिनिमम और इसको मिनिमम करना है एंगल के हिसाब से, तो ये डिनोमिनेटर मैक्सिमम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर, यस सर, है ना? तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ वापस से। एफ कितना आया था? एफ आया था म्यू एम जी अपॉन कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। तो इसको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है मुझे, है ना? तो लेट से मैं इसको x, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालता हूँ। कोस थीटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, है ना? अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो या तो आप इसको दोनों को कोस में कन्वर्ट कर दो या दोनों को साइन में कन्वर्ट कर दो। समझ में आया क्या? यस अरे मैक्सिमम वैल्यू पता है ना, किस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे निकालते हैं ना, ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा की। यस सर, Yes, sir. तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये आएगी ना इसकी मैक्सिमम वैल्यू। Yes, sir. यस तो सर, अगर ये सर। इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये है, तो फोर्स मिनिमम कितना हो जाएगा? म्यू एम जी अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर। समझ में आया क्या? ये मिनिमम फोर्स है। आया समझ यस में? सर, Yes, sir. यस सर, Yes, sir. फिर भी अगर तुम्हें अगर इतना अच्छा नहीं लगा, डायरेक्ट बताया मैंने, हालांकि चीज पढ़ाई हुई मेरी, तो एक बार प्रूफ कर लेते हैं। कैसे करते थे इसको प्रूफ? ये इसका कोफिशिएंट है 1 और इसका म्यू है, इससे ट्राइंगल बनाते थे, याद है? मैथमेटिकल टूल्स में सिखाया मैंने। Yes, sir. हाँ सर, 1 म्यू, तो इसका हाइपोटेनस कितना आएगा? 1 प्लस म्यू स्क्वायर का अंडर रूट ये आएगा। इस हाइपोटेनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे, याद है? हाँ? यस सर, Yes, sir. और डिवाइड कर रहा हूं तो मैं अंदर लेके जा रहा हूँ, इसको ऐसे लिख रहा हूँ। समझ में आया? यस सर, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? इन दोनों की जगह इसकी जगह लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 क्या है? परपेंड, ये मान लो ये एंगल है थीटा, ठीक है? यह एंगल है फाई, थीटा तो दूसरा एंगल था, ये था थीटा, तो इसको मैंने बोल दिया एंगल फाई है, इस ट्राइंगल का एंगल। तो 1 अपॉन दिस, ये क्या हो जाएगा? साइन फाई। समझ में आया क्या? हाँ? यस सर, यस सर, और म्यू अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस, वो क्या हो जाएगा? कोस फाई। ये किसका फॉर्मूला बना? साइन ए कोस बी का बनाना है, साइन ए प्लस बी का। Yes, sir. तो साइन क्या बन जाएगा? थीटा प्लस फाई। आया समझ में? एक्स, तो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू मुझे निकालनी ताकि फोर्स मिनिमम हो जाए, वो इसकी तो 1 होती, तो क्या होगी? 1 प्लस म्यू स्क्वायर। समझ में आया? यस सर, तो एफ मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? म्यू एम जी अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर। समझ में आया क्या? सर, है ना? अब हमें यह भी बताना है कि ये मिनिमम, ये फोर्स हम लगाएंगे तो कितने एंगल पे लगाएं? ये कम से कम वाला फोर्स, इससे कम फोर्स लगाओगे तो किसी भी एंगल पे लगाओ ये नहीं चलेगा। समझ में आया? तो ये कौन सा एंगल पे हमने लगाया वो निकालना पड़ेगा हमें। आया समझ में? यस तो सर, हमने Yes, sir. इसको इक्वल टू 1 किया था ना, तो हम क्या बोल सकते हैं? साइन थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू साइन फाई बाई 2, ऐसे बोल सकते हैं ना? तो थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू पाई बाई 2, ऐसे बोल सकते हैं। समझ में आया क्या? यस सर, सर, अब देखो, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस फाई, ऐसे लिख सकता हूँ क्या? यस सर, अब दोनों तरफ कोट ले लो, इसका कोट ले लो, तो कोट दोनों तरफ मैं कोट ले रहा हूँ,
तो क्या बचेगा कोट पाई बाई 2 माइनस 5, कोट पाई बाई 2 माइनस थीटा टेन थीटा होगा, सॉरी टेन फाई होगा। समझ में आया क्या? एक सेकंड रुको, इससे आंसर नहीं आ पाएगा। फाई इज सर इक्वल वो टू तो पाई बाई सेकंड 2 क्वाड्रेंट में माइनस चला जाएगा ना, तो माइनस आ जाएगा। 5 इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा करते हैं, ठीक है। 5 इज इक्वल टू, अब दोनों तरफ कोट लेते हैं, कोट 5 इज इक्वल टू कोट पाई बाई, सेकंड कहाँ से, ये फर्स्ट ही तो क्वाड्रेंट था, ये फर्स्ट ही तो क्वाड्रेंट है। तो कोट पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होगा, सॉरी कोट है, कोस लिख दिया मैंने, दोनों तरफ कोट लिया ना मैंने, क्या होगा, ये टेन थीटा होगा ना, और ये कोट 5 है। कोट 5 की वैल्यू यहां से बता सकते हैं हम, कोट 5 क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, टेन 5 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोट 5 होगा बेस अपॉन म्यू अपॉन 1। समझ में आया क्या? तो इसकी जगह म्यू लिख सकता हूं मैं, हाँ Yes, sir. Yes, sir. थीटा कितना आ गया, टेन इनवर्स ऑफ म्यू। इतने एंगल पर अगर आप फोर्स लगाओगे तो आपको सिर्फ ये मिनिमम वाला फोर्स लगाना पड़ेगा, इससे अलावा कोई एंगल पे लगाओगे तो जो भी फोर्स लगाओगे वो इससे ज्यादा ही होगा उसको मूव कराने के लिए। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. कहाँ से लिखना था? लास्ट पेज। बोल देता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या था, 2 kg का ब्लॉक है ना, हमसे पूछा फाइंड एफ मिनिमम, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है म्यू एस की वैल्यू 0.5। तो मिनिमम फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, अभी देखा हमने, म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुट कर दो, म्यू की वैल्यू 0.5, एम की वैल्यू 2, जी की वैल्यू 10 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस 0.5 का स्क्वायर। समझ में आया? और कितने एंगल पर लगाना है उसके लिए फॉर्मूला क्या आया था, टेन इनवर्स म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.5, तो टेन इनवर्स 0.5 विच इज नियरली इक्वल टू 26.5 डिग्री। आया समझ में? यस सर। Yes, sir. Yes, sir.